तो देखो आज हम लोग पॉलिटी की और एक इम्पोर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज चैप्टर 7। और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं यूनियन एंड टेरिटरी की बात। यहाँ पे भी बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो आर्टिकल 3 यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन एंड टेरिटरी मतलब क्या है? इंडिया के जो भी हमारे इंडिया इंडिया एज अ होल उसके कितने टेरिटरीज है, कब इंडिया में वो आया, कब स्टेट्स बने, कब टेरिटरीज, तो ये सभी और रूल्स रेगुलेशन क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल 3 देखो, ये क्या है? ये पार्लियामेंट को ऑथोराइज करता है क्या चीज के लिए? ये यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। Form a new state by separation of territory from any state or by uniting two or more state or part of the state or by uniting any territory or part to any state। पार्लियामेंट को ये पावर दिया जाता है, कोई भी टेरिटरी को वो सेपरेट कर सकता है या छोटे छोटे दो टेरिटरी और दो से ज्यादा टेरिटरी को पार्ट्स को वो यूनिफाई करके एक नया टेरिटरी बना सकता है। तो ये किसका पावर है? ये पार्लियामेंट का। ये क्वेश्चंस आपको बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। इंक्रीज द एरिया ऑफ द स्टेट, स्टेट का जो है एरिया बढ़ा सकता है, कमा भी सकता है, डिमिनिश भी कर सकता है। ऑल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट, बाउंड्रीज जो है उसको कम ज्यादा कर सकता है। जैसे मान लो आज वेस्ट बंगाल और बिहार का जो है बाउंड्री है उसको कम ज्यादा कर सकता है। ऑल्टर द नेम ऑफ स्टेट, और नाम जो है कोई भी स्टेट का चेंज करना, ये पूरा पावर जो है पार्लियामेंट का है। और किस में दिया हुआ? आर्टिकल 3 में दिया हुआ है। हाउएवर आर्टिकल 3 लेट्स डाउन टू कंडीशन, इसमें दो कंडीशन है। क्या कंडीशन है? पहला कंडीशन, अ बिल कॉन्टेम्पलेटिंग द above चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट। ये तभी हो सकता है, ये चेंजेस का जो है पार्लियामेंट आ सकता है ओनली विथ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट से पहले रिकमेंडेशन होना पड़ेगा तभी ये आ सकता है। नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 में क्या है? बिफोर रिकमेंडिंग द बिल द प्रेसिडेंट हैज टू रेफर द सेम टू द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न फॉर एक्सप्रेसिंग हिज व्यूज विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड। अब क्या है, प्रेसिडेंट का जो है, प्रेसिडेंट पहले रिकमेंडेशन कहने से पहले वो क्या करेंगे, इस बिल को रेफर करेंगे उस स्टेट के स्टेट लेजिस्लेचर को। ठीक है, मतलब उस स्टेट गवर्नमेंट को। अब वो फिर क्या होगा, एक सर्टेन पीरियड वहां पे उनको टाइम दिया जाएगा जहां पे उनको अपना राय जो है वो देना पड़ेगा। फर्दर, the power of parliament to form new state includes the power to form a new state or union territory by uniting part of any union territory any other state है ये। अच्छा, ये क्या है? तो फादर द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट, वो तो आप ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर दिए। ये पावर है पार्लियामेंट का, जो नए स्टेट बना सकता है पुराने स्टेट को, दो तीन स्टेट यूनियन टेरिटरी को ज्वाइन करके भी। द प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट कोई भी is not bound by view of state legislation and may either accept or reject them even if the view of received in time। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मैंने तो प्रेसिडेंट रेफर कर दिया, अब मानो एक टाइम में उन्होंने जवाब भी दे दिया, नहीं मुझे नाम नहीं चेंज करना है, मुझे यही रखना है। तो इन दैट केस ये क्या बाइंडिंग होगा प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट को? तो ये बाइंडिंग नहीं होने वाला है। इट इज thus clear that constitution authorize the parliament to form new state and alter area, boundary, name and their consent। तो ये पार्लियामेंट के पावर में है। इन अदर वर्ड्स पार्लियामेंट कैन redraw the political map of India according to his will। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पार्लियामेंट चाहे तो पूरा इंडिया का मैप ही चेंज कर दे। तो मान लो एक ही स्टेट रह जाए, ये हो अभी जो भी 28 स्टेट्स है वो ना रहे, सबको हटा दे, पूरा बाउंड्री एक ही कर दे, ऐसा भी हो सकता है। ये पार्लियामेंट के पास पावर है। द यूनियन गवर्नमेंट कैन डिस्ट्रॉय द स्टेट वेयर द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द यूनियन। यूनियन गवर्नमेंट एक स्टेट को खत्म कर सकता है बट स्टेट एक सेंट्रल को नहीं खत्म कर सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। यूएसए में देखो क्या, इन यूएसए द अदर ऑन द अदर हैंड द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्टेट इज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए में कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड दिया हुआ है भाई, आप जो है मान लो न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन डीसी है, तो आपका जो भी है वो नहीं जाएगा, ये आप स्टेट से बने रहेंगे। ठीक है। The American federal government cannot form new state or alter the boundary of existing state without the consent of state concern। ये जो आपका अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट है, मतलब अमेरिका को मान लो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो आपका स्टेट गवर्नमेंट का जो है चेंज नहीं कर सकता है जब तक वो स्टेट गवर्नमेंट ना चाहे। तो यहाँ पे तो कुछ भी सुनना ही नहीं है। आप मान लो कोई भी स्टेट बोल रहा है, बिहार बोला मेरा नाम चेंज कर दो, ठीक है, तो ये सुनना ही नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो अपने हिसाब से जो करना है। लेकिन अमेरिका में क्या है, उसको सुनना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली जो स्टेट कहेंगे वही है। क्यों? ये गारंटी किसके पास दिया हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? नहीं, यूनियन पार्लियामेंट जो करेगा वही होगा। दैट इज वाई यूएसए इज डिस्क्राइब्ड एज एन इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ द इंडेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इसमें क्या है,
वहाँ का जो यूनियन है उसको तोड़ नहीं सकते हो, स्टेट्स को भी तोड़ नहीं सकते हो। स्टेट्स भी तोड़ नहीं सकते हो और सेंट्रल यूनियन भी नहीं टूटेगा, यही कहा जाता है। मोर ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 4, देखो ये भी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Itself declared the law made for admission or establishment of new state under Article 2 and formation of new state and alteration of area boundary existing under Article 3 are not to be considered as amendment to the Constitution under Article 368। बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 4 क्या कह रहा है? आप जो ये नाम चेंज कर रहे हो, नाम ऑल्टर कर रहे हो, बाउंड्री छोटा कर रहे हो, बाउंड्री बड़ा कर रहे हो, न्यू स्टेट बना रहे हो, ये सभी जो है ये इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा अंडर आर्टिकल 368। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है, एक सिंपल मेजोरिटी में ये पास हो जाएगा। तो आज सोच सकते कितना बड़ा पावर दिया है। मतलब अगर इंडियन गवर्नमेंट आज के डेट में चाहे तो सभी स्टेट्स खत्म करके एक ही स्टेट बना दे, या कोई स्टेट्स को हटा के उसको दूसरे स्टेट्स के साथ मर्ज कर दे, तो इसमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं होगा जहां पे 2/3 मेजोरिटी जरूरत नहीं है, सिंपल मेजोरिटी में पास करवा लेगा इस बिल को। नेक्स्ट क्या बता रहा है? Does the power of parliament to diminish the area of state under Article 3 include also the power to cede Indian territory to foreign country? अब मान लो ये क्या पावर है, मतलब फॉरेन कंट्री को दे देगा, तो ये जान लेते क्या है। The decision of central government to cede part of the territory known as Beriberi Union West Bengal to Pakistan led to controversy। Beriberi Union West Bengal का पाकिस्तान को जो दिया गया था, डिसीजन जो था, ये बहुत कंट्रोवर्सी आया था। Supreme Court held that the power of Parliament to diminish the area of a state under Article that does not cover situation of Indian territory to foreign country, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट में भाई तुम्हारा यहाँ पे दिया क्या है, तुम अपने स्टेट्स को अपने अंदर में जो भी आपको करना है करो। आप फॉरेन कंट्री को कैसे दे सकते हो? आप पाकिस्तान को दे रहे हो, ऐसा नहीं दे सकते हो। तब तो हो गया, कोई गवर्नमेंट आया, इंडिया को पूरा भेज दिया चाइना के पास या पाकिस्तान, ये नहीं कर सकते हो। Hence, Indian territory cannot be ceded to a foreign state only by amending the constitution under Article 368। तभी दे सकते हो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करोगे, नॉर्मल सिंपल मेजोरिटी में नहीं होगा। ठीक है, कर सकते हो, दे सकते हो, लेकिन आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा। कॉन्सिक्वेंटली 9th Constitutional Amendment 1960 was enacted to transfer the state property to Pakistan। उसके बाद क्या हुआ, 9th Constitution Amendment लाया गया 1960 में, तब जाके वो बेरीबेरी जो है वेस्ट बंगाल का, वो पाकिस्तान को दिया गया। On the other hand, Supreme Court in 1969 ruled that settlement of a boundary dispute between India and another country does not require a constitutional amendment। ये भी इंपॉर्टेंट है। मान लो इंडिया पाकिस्तान का कोई बॉर्डर डिस्प्यूट है, बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, तो यहाँ पे क्या है, इसके लिए आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं करना पड़ेगा। It can be done by executive action। It does not involve cessation of Indian territory to a foreign country। क्योंकि ये एक नॉर्मल एग्जीक्यूटिव एक्शन है, हो जाएगा। क्योंकि ये बाउंड्री डिस्प्यूट मतलब ये तो नहीं है मैं अपना हिस्सा जो है किसी और को दे दे रहा हूँ, तो उसीलिए। लेकिन कोई इंडिया का पार्ट अगर आप फॉरेन कंट्री को दोगे तब आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का एकदम क्लियर एकदम वर्डिक्ट था। अब देखो कुछ टेरिटरीज बांग्लादेश के साथ हुआ 2015 में, वो भी हम लोग देख लेते हैं। 9th कॉन्स्टिट्यूशन के बाद 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 2015 को वाज इनेक्टेड टू गिव इफेक्ट द एक्वायरिंग ऑफ सर्टेन टेरिटरी। इंडिया का जो है वो बांग्लादेश को दिया गया, और बांग्लादेश का कुछ है जो इंडिया को मिला गया। इंडिया ने ट्रांसफर किया 111 इनक्लेव बांग्लादेश को, और बांग्लादेश ने हमें ट्रांसफर किया 51 इनक्लेव्स इंडिया को। और इसके साथ क्या हुआ, ये आपका डिमार्केशन जो है 6.1 जो बाउंड्री अनडिमार्केटेड बॉर्डर जो था उसको डिमार्केटेड कर दिया। पहले जो 6.1 किलोमीटर जो बाउंड्री था वो एकदम कोई बाउंड्री था ही नहीं, बॉर्डर था ही नहीं, तो उसको कर दिया गया स्टेट्स इसमें, इस बिल के तहत। फॉर दिस पर्पज द अमेंडमेंट नोटिफाइड, अमेंडमेंट किया गया टेरिटरी ऑफ 4 स्टेट। इसमें क्या टेरिटरी को स्टेट 4 को मॉडिफाई किया, किसको, असम को, वेस्ट बंगाल, मेघालय एंड त्रिपुरा। इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसमें आपको अमेंड किया गया। इसका बैकग्राउंड क्या है एक्चुअली देख लो। इंडियन बांग्लादेश का जो है वो लैंड बाउंड्री है अराउंड 4096.7 किलोमीटर, कॉमन लैंड बाउंड्री है। द ईस्ट इंडिया पाकिस्तान लैंड बाउंड्री वाज डिमार्केटेड रैटक्लिफ अवार्ड ऑफ 1940। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान का जो था वो बाउंड्री जो है इंडिया और पाकिस्तान का बेसिकली जो है वो रैटक्लिफ अवार्ड 1947 में वो डिमार्केटेड था। उसमें कुछ डिस्प्यूट जो है रैटक्लिफ अवार्ड में कुछ डिस्प्यूट्स आया था, वो हैड टू सॉर्ट रिजोल्व थ्रू बैगे अवार्ड की तरह उसको रिजोल्व करना चाहता 1950 ने। अनदर एफर्ट जो है नेहरू नून एग्रीमेंट 1958 में भी इसको सेटल करने के लिए एफर्ट लगाया गया था, तब भी नहीं हुआ था। अब दिस इशू रिलेटिंग टू डिवीजन ऑफ बेरीबेरी यूनियन वाज चैलेंज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। उस टाइम वही हम लोग देखे, बेरीबेरी यूनियन को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने 9th अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट में बोला, एकदम क्लियरली बोल दिया था
ये नहीं आपको इसको अमेंड करना पड़ेगा। फिर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट 9th अमेंडमेंट में लाके उसको फिर पास करके उसको दे दिया गया। Due to constitutional litigation and other political development at the time, the Constitution 9 could not be notified in respect of territory in former East Pakistan previously notified नहीं कर दी क्योंकि बहुत सारे लीगल चल रहे थे तो नोटिफाई नहीं हो पाया था। On May 16, 1974, the agreement between India and Bangladesh concerning the demarcation of land boundary and related matters was signed between both the country to find a solution। उस टाइम बोला गया था चलो एक सॉल्यूशन हम लोग देख लेते बॉर्डर डिमार्केशन कैसे होगा नहीं होगा, बट वो भी रेटिफाई नहीं हो पाया क्योंकि उस टाइम जो है ट्रांसफर नहीं हो पाया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं हो पाया। तो उस टाइम भी ये एक्चुअली आपका कुछ कॉन्क्रीट नहीं बन पाया। फिर देखो September 6, 2011 को which forms an integral part of land boundary agreement between India and Bangladesh. The protocol was prepared and supports concurrence of the concerned state government of Assam। तो उसके बाद भी एक जो है किया गया था जहां पे आपको प्रिसाइज एरिया जो भी कहाँ ट्रांसफर करना है, क्या डिमार्केशन होगा, ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट सितंबर 6, 2011 को एक किया गया था। और प्रोटोकॉल भी प्रिपेयर किया गया था कौन से स्टेट में क्या हम लोग करेंगे, आसाम में, मेघालय, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल में क्या क्या आपको बाउंड्री लेना है, तो वो सब वो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट में बनाया गया था। अच्छा, ये और एक इम्पोर्टेंट है, तो ये अल्टीमेटली जो सॉल्व हुआ वो आपका 100 अमेंडमेंट में, इतना पुराना जो था आफ्टर बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद इसको जो है पूरा शॉर्ट आउट हो गया। इंडिया बांग्लादेश के साथ जो भी डिस्प्यूट था, लैंड डिस्प्यूट, वो खत्म हो गया, डिमार्केटेड हो गया। 6.1 किलोमीटर का पूरा बाउंड्री बन गया है, बॉर्डर बन गया, तो सब क्लियर हो चुका है। अब देखो इससे पहले हम लोग जानते हैं जो हमारे इंडिया में जो है जब ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करता है वो प्रिंसली स्टेट से छोटे छोटे तो उसका इंट्रीगेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत ही अच्छा है। तो उस टाइम इंडिपेंडेंस टाइम कंप्राइज दो कैटेगरी ऑफ पॉलिटिकल यूनिट्स नेमली रहते थे। एक तो ब्रिटिश प्रोविंस जो अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, मान लो स्टेट, प्रोविंसेस मतलब स्टेट था, जैसे अभी स्टेट्स रूल होता है तो उस टाइम कुछ डायरेक्टली स्टेट्स थे जहाँ पे ब्रिटिश रूल करते थे, और कुछ प्रिंसली स्टेट है जो वहाँ के छोटे छोटे जो है राजा है उनके द्वारा रूल किए जाते थे, बट वो अल्टीमेटली ब्रिटिश क्राउन के अंडर में ही काम करते थे। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 क्रिएटेड टू इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, गिव 3 ऑप्शन टू द प्रिंसली स्टेट। उस टाइम देखो जो भी उस टाइम 1947 एक्ट के तहत इंडिया और पाकिस्तान क्रिएट हुआ। अब उस टाइम ऑप्शंस दिया गया, 3 ऑप्शंस दिए गए थे बेसिकली। एक तो प्रिंसली स्टेट्स को, एक तो आप इंडिया के साथ ज्वाइन कर लो, एक आप पाकिस्तान के साथ ज्वाइन कर लो, या आप इंडिपेंडेंट ही रह जाओ। ठीक है, ये 3 ऑप्शंस थे। ऑफ द 552 प्रिंसली स्टेट, सोचो 552 प्रिंसली स्टेट थे सिचुएटेड विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया, 549 जॉइंट इंडिया। 549, 3 जो बंदा बचा हुआ था, हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर, ये 3 रिफ्यूज टू ज्वाइन इन इंडिया। वो तीनों ने कहा हम लोग इंडिया में ज्वाइन नहीं होंगे। हाउएवर इन कोर्स ऑफ टाइम हैदराबाद बाय मींस ऑफ पुलिस एक्शन, हैदराबाद को क्या हुआ, वहां पे फोर्स उतारा गया, फोर्स उतार के जो है इसको इंडिया में कर दिया गया। जूनागढ़ बाय मींस ऑफ रिफरेंडम, जूनागढ़ में क्या किया, वहां के सभी नागरिक को बोला गया चलो आप वोटिंग दे दो, आप किसके साथ जाना चाहते हो, तो रिफरेंडम जूनागढ़ ने दिया और बोला इंडिया के साथ हम लोग रहेंगे, तो इंडिया के साथ आ गए। एंड कश्मीर बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और कश्मीर को कैसे हुआ पे एक एग्रीमेंट साइन हुआ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एग्रीमेंट, जहां पे उन्होंने बोला हाँ हम लोग इंडिया के साथ रहेंगे बोल के एक साइन हुआ। इन 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट अ 4-fold क्लासिफिकेशन। उस टाइम था द स्टेट एंड टेरिटरी ऑफ द इंडियन, क्या क्या कैटेगरी था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी, उस टाइम 1950 में। ठीक है, इन ऑल द नंबर 20। अच्छा, अब क्या क्या स्टेट है देखो। पार्ट ए में है स्टेट कंप्राइज 9 आर्सवेल गवर्नर प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। 9 स्टेट्स हैं जो पहले गवर्नर प्रोविंसेस होते थे ब्रिटिश इंडिया के। पार्ट बी में क्या है, इसमें भी 9 आर्सवेल प्रिंसली स्टेट विद लेजिस्लेचर। इसमें 9 में क्या है, इसमें प्रिंसली स्टेट है लेकिन जहां पे स्टेट लेजिस्लेचर है, मतलब जहां पे आपका लेजिस्लेचर था। पार्ट सी में क्या है, इसमें भी आर्सवेल चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसमें क्या था, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस था ब्रिटिश इंडिया का, एंड सम ऑफ आर्सवेल प्रिंसली स्टेट भी इसमें थे। और पार्ट सी इन ऑल 10 नंबर वर सडनली एडमिनिस्टर हो गया। द अंडमान निकोबार वर केप्ट इन द सॉलिडरी पार्ट डी। ठीक है, तो अंडमान एंड निकोबार को सिर्फ पार्ट डी में रखा गया। तो आप देख ही सकते हो पार्ट डी में कौन से स्टेट है। देखो स्टेट्स ए में आसाम है, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, उड़ीसा है, पंजाब है, यूनाइटेड प्रोविंसेस, वेस्ट बंगाल है।
और पार्ट बी में क्या है, हैदराबाद है, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश, ये पेंसिल स्टूड है लेकिन यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेशन था, मैसूर, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, ट्रावंकोर, कोचीन एंड विंध्य प्रदेश। और आपका पार्ट सी में क्या था, पार्ट सी में हम लोग देते जहां पे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस है, अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कोचबिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ और आपका मणिपुर, त्रिपुरा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये थोड़ा देख लेना। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट थर्ड कमीशन एंड जेपीबी कमेटी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। देखो, द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट विद द रेस्ट ऑफ इंडिया प्योरली एक एडॉक अरेंजमेंट था। दिस हैज बीन डिमांडेड फ्रॉम डिफरेंट रीजन से, डिमांड हो रहा था साउथ इंडिया से, जो हम लोग को रीऑर्गेनाइज करो हमारे स्टेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक, भाषा, ठीक है, बेसिस में। तो अकॉर्डिंगली क्या हुआ, जून 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट किया एक लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, जिसके चेयरमैन बनाए इसके धरजी को। तो उसीलिए इसको धर कमीशन कहा जाता है। तो वो एक्चुअली उनको अपॉइंट किया गया, जे आप जाओ, आप देखो, ये जो साउथ इंडिया से बेसिकली डिमांड हो रहा है, जो लिंग्विस्टिक बेसिस में हम स्टेट्स को बना पाएंगे कि नहीं, ये पॉसिबल है कि नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अध्ययन किया, वो पूरा देखे। फिर उन्होंने दिसंबर 1948 में उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिया, जो कैसे आप जो है कन्वीनियंस हो सकता है, लिंग्विस्टिक फैक्टर हो सकता है, कैसे आप कर सकते हो। तो टोटल उसमें दिया गया। ठीक है, तो इसके बाद देखो फिर एक अनदर लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी को कांग्रेस गवर्नमेंट में दिसंबर 1948 में अपॉइंट किया था, जहां पे एग्जामिन करेंगे होल क्वेश्चन एफरेज, पहले पूरा एकदम वो जून में हो गया, ये फिर दिसंबर में, फिर वो पहली से एकदम अच्छे से देखेंगे। इसमें कौन कौन थे, इसमें जवाहरलाल नेहरू जी थे, वल्लभ भाई पटेल एंड पटाभी सीतारामैया छे, वॉज पॉपुलरली नोन एज जेवीपी कमेटी, क्योंकि जे का जवाहरलाल नेहरू, बी वल्लभ भाई पटेल और पी से पटाभी सीतारामैया, इसको जेपीबी कमेटी कहते हैं। इन्होंने अपना रिपोर्ट जो दिया अप्रैल 1949 को दिया, एंड फॉर्मली रिजेक्टेड लैंग्वेज एज अ बेसिस फॉर रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। एकदम क्लियरली उन्होंने कह दिया, नहीं, इज इट नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता है, एकदम क्लियरली कर दिया। तो धर कमेटी का कोई फाइनल नहीं हुआ। उसको करने के बाद फिर जेवीपी कमेटी को अपॉइंट किया गया, उनका भी जो है उन्होंने एकदम रिकमेंडेशन कर दिया, ये नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। हाउएवर, अक्टूबर 1953 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोर्स टू क्रिएट द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट नोन एज आंध्र स्टेट। इस डेट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फोर्स होना पड़ा, आंध्र प्रदेश क्रिएट करना पड़ा, बाय सेपरेटिंग द तेलुगु स्पीकिंग एरिया फ्रॉम द मर्दा स्टेट। तमिलनाडु से जो था, जहां पे तमिल बोला जाता है, तो उससे जो है सेपरेट कर दिया गया तेलुगु स्पीकिंग वाले को, और आंध्र स्टेट बना दिया गया। दिस फॉलोड अ प्रोलॉन्ग पॉपुलर एजिटेशन एंड द डेथ ऑफ पोटी पुट्टी श्रीमल्लू। ठीक है, पुट्टी श्रीमल्लू का जो है इनका देहांत भी हो गया था। और कांग्रेस पर्सन ऑफ स्टैंडिंग आफ्टर 56 डे हंगर स्ट्राइक फॉर दिस कॉज, क्योंकि ये 56 डे हंगर स्ट्राइक किए थे, क्योंकि उनको चाहिए था आंध्र प्रदेश अलग बने, तेलुगु रीजन जो है ऑन द बेसिस ऑफ तेलुगु स्पीकिंग पर्सन के लिए। ये हुआ, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। जो पोटी श्रीमल्लू का ये उनका देहांत हुआ था उस तेलुगु एजिटेशन में, तो क्या नाम था उसका। अब आता है देखो फजल अली कमीशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, आंध्र स्टेट होने के बाद तो बाकी रीजन से भी डिमांड स्टार्ट हो गया, जी नहीं, हम लोग को भी आप उसको किए तो हम लोग को क्यों नहीं कर रहे हैं। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, दिसंबर 1953 में एक कमीशन अपॉइंट कर दिया गया, ठीक है, फजल अली के। वो एग्जामिन करेंगे भाई क्या हो रहा है, कैसे किया जाए, कैसे नहीं किया जाए। तो उनके साथ दो मेंबर भी थे, एक थे के एम पनिकर, एक है एच एन कुंजरू। इन्होंने अपना रिपोर्ट जो है वो सितंबर 1955 में दे दिया, तो ऑलमोस्ट 2 साल उन्होंने लगा दिया। एंड ब्रॉडली एक्सेप्टेड द लैंग्वेज एंड बोला जी नहीं ठीक है, आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लैंग्वेज में रिऑर्गेनाइजेशन कर सकते हो। बट इट रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट। बट ये उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने एकदम रिजेक्शन कर दिया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता जी, एक स्टेट और एक लैंग्वेज, तो ऐसे करोगे तो बहुत सारे स्टेट्स क्रिएट हो जाएंगे। तो उन्होंने एकदम ये रिजेक्ट कर दिया, कर सकते हो लैंग्वेज बेसिस में, बट एक स्टेट एक इंडिया नहीं कर सकते हो आप। एक कुछ मेजर 4 मेजर फैक्ट्स उन्होंने रखा था, प्रिजर्वेशन एंड स्टैंडिंग ऑफ यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी रखना पड़ेगा, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन रखना पड़ेगा, प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल इन ईच स्टेट एज वेल एज द नेशन एज अ होल, ये करना पड़ेगा। द कमीशन सजेस्टेड दैट एबोलिशन ऑफ फोल क्लासिफिकेशन को हटा दो। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 स्टैब्लिश हुआ
the new state of Kerala by merging the Travancore Cochin state with the Malabar district of Madras state and Kasaragod of South Kannada. ठीक है. It is merged with the Telugu speaking areas of Hyderabad state with the Andhra state of Kerala, Andhra Pradesh state. तो अब देखो ये क्या हुआ, रिओर्गनाइजेशन हुआ, केरला को अलग से बनाया गया, ट्रैवंकोर कोचिन को ये लेके. अच्छा, इट मार्च, फिर देखो फर्दर इट मार्च मध्य भारत साइड विंध्या प्रदेश स्टेट एंड भोपाल मध्य प्रदेश के साथ मर्ज हो गया. सिमिलरली इट मार्च सौराष्ट्र स्टेट एंड कच्छ स्टेट बॉम्बे के साथ मर्ज हो गया. कुर्क दैट ऑफ मैसूर स्टेट, पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन पिप्सू इज पंजाब के साथ मर्ज कर दिया गया. अजमेर को राजस्थान के साथ मर्ज कर दिया गया. एंड न्यू यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमनदीप आइलैंड जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, इसको जो है फ्रॉम द टेरिटरी डिटैच फ्रॉम मैड्रास से डिटैच कर दिया गया. ओके, अब देखो इस टाइम दो ही बना, स्टेट्स बना, यूनियन टेरिटरी. यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार आइलैंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मैनिकॉय एंड अमनदीवी आइलैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, और ये स्टेट्स हमारे बन गए. अब इसके बाद आता है क्या, अब कौन सा स्टेट कब रीनेम न्यू स्टेट बना, कब ये हुआ, आफ्टर 1956. 1956 में ये हो गया, ये आपका जो है 1956 में हो गया. ये दिस इज जो स्टेट रिओर्गनाइजेशन हुआ. क्या क्या हुआ ये आपको पूरा यहाँ पे दिया, किसके साथ क्या मर्ज हुआ, ये क्वेश्चंस यहाँ पे अच्छे से रिवीजन कर लेना. अब देखो यहाँ पे, तो उस टाइम देखो ये आपका स्टेट भी आंध्र प्रदेश बन गया था, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, ये 14 स्टेट्स उस टाइम बन गए थे. इसके बाद क्या आ रहा है देखो, महाराष्ट्र एंड गुजरात 1960 में. ठीक है, बॉम्बे को डिवाइड कर दिया दो स्टेट्स में, महाराष्ट्र फॉर मराठी स्पीकिंग पीपल एंड गुजरात फॉर गुजराती स्पीकिंग पीपल. गुजरात बन गया हमारे 15 स्टेट, 15 क्योंकि 14 यहाँ पे था, तो गुजरात हम लोग का बन गया क्या, 15 स्टेट. दादर एंड नगर हवेली पोर्टुगीज रूल टेरिटरी जो है, लिबरेशन इन 1950 सब्सिक्वेंट द एडमिनिस्ट्रेशन वर कैरिड आउट टिल 90 बाय एडमिनिस्ट्रेटर. इट इज कन्वर्टेड इन यूनियन टेरिटरी कब बना, 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1961 दादर एंड नगर हवेली को बना दिया गया. ये भी इंपॉर्टेंट है. गोवा, दमन एंड दीव, इनका क्या हुआ, इंडिया एक्वायर्ड दिस टेरिटरी फ्रॉम द पोर्टुगीज से इन्होंने एक्वायर किया पुलिस एक्शन में 1961 में. तो देखो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, गोवा और दमन एंड दीव को फोर्स उतार के 1961 में ये इंडिया में जो है मिलाया गया था. दे वर कॉन्स्टिट्यूटेड एज द यूनियन टेरिटरी बाय 12 कॉन्स्टिट्यूशन टेरिटरी कब बना, 12 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1962 में बना. लेटर इन 1987 में गोवा को जो है स्टेटहुड दे दिया गया, बट दमन एंड दीव को जो है इसको सेपरेट यूनियन टेरिटरी रखा गया. पुडुचेरी को क्या है, द टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी कंप्राइजेस द फॉर्मर फ्रेश एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया, पुडुचेरी, करेकल, माही एंड यनम. ठीक है, French handed over the territory to India in 1954. Subsequently, it was administration and acquired territory till 1963 को. Then it was made a union territory. 14 Constitution Amendment Act के तहत इसको जो है पुडुचेरी को यूनियन टेरिटरी बना दिया. तो ये भी पूछ सकते हैं पुडुचेरी कब हुआ, गोवा कब हुआ, दमन एंड दीव कब हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट. नागालैंड को क्या हुआ देखो, नागालैंड, द स्टेट ऑफ नागालैंड वाज फोर्स्ड बाय टेकिंग द नागा हिल एंड ट्विंसंग एरिया आउट ऑफ द स्टेट ऑफ असम. असम से निकाल के नहीं आ गया. दिस वाज डन टू सैटिस्फाई द मूवमेंट ऑफ होस्टाइल नागास को जो है उनको सैटिस्फाई करने के लिए दिया गया. However, before giving Nagaland and status of the 16th state of Union, it was placed under the control of Governor of Assam in 1961. कुछ दिन के लिए उनको कंट्रोल रखा गया था. हरियाणा, चंडीगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश, इसका देख लेते हैं. देखो 1966 में स्टेट ऑफ पंजाब बाइफरकेट कर दिया टू क्रिएट हरियाणा, 17 स्टेट बन गया एंड यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ बना दिया गया. द फॉलोड द डिमांड फॉर अ सेपरेट सिख होमलैंड पंजाबी सूबा रेज्ड बाय अकाली दल अंडर द लीडरशिप ऑफ मास्टर तारा सिंह. ये भी इंपॉर्टेंट है, किसके अंडर में हुआ था ये सिख होमलैंड, तो ये मास्टर तारा सिंह का. ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शाह कमीशन 1966 में पंजाबी स्पीकिंग को एक स्टेट बना दिया गया पंजाब एंड हिंदी स्पीकिंग को बना दिया गया हरियाणा. ठीक है, और एंड वे मर्ज विद द एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी ऑफ Himachal Pradesh. In 1971, the Union Territory of Himachal Pradesh was elevated to the status of 18th state of Union. तो 1971 में हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, लेकिन फिर 1971 में फिर इसको 18th स्टेट बना दिया गया हिमाचल प्रदेश को. मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय, ये देख लेते हैं. 1972 में मेजर चेंज लाया गया. द टू यूनियन टेरिटरी मणिपुर एंड त्रिपुरा एंड द सब स्टेट ऑफ मेघालय गॉट स्टेटहुड मिल गया. And the two union territory of Mizoram and Arunachal Pradesh, originally known as इसको North East Frontier Agency (NEFO) कहा जाता है, came into being. With this, the number of state of India increased to 21. मणिपुर 19 स्टेट बना, त्रिपुरा 20 और मेघालय 21st स्टेट बना.
इनिशियली 22nd अमेंडमेंट जो है क्रिएटेड मेघालय एज एन ऑटोनॉमस स्टेट और सब स्टेट विद इन द स्टेट ऑफ आसाम, लेकिन however did not satisfy मेघालय को नहीं हुआ। द यूनियन टेरिटरी ऑफ मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश आल्सो फॉर्म्ड आउट ऑफ द टेरिटरी ऑफ आसाम। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश भी उस टाइम आसाम के बाहर जो है यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। सिक्किम देखो, सिक्किम वाज अ इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट रूल बाय छोग्याल, ये इंपॉर्टेंट है 1947 तक। 1947 में जब ब्रिटिश खत्म हो गया, सिक्किम जो है एक बिकम ए protectorate of India, whereby the Indian government assumed that responsible for the defense, external affairs and communication सिक्किम। सिक्किम उस टाइम तो क्या था, इंडिया जो है उसको सेफ गार्ड देती थी, डिफेंस एक्सटर्नल अफेयर्स सब देती थी। इन 1974 में सिक्किम एक्सप्रेस इज डिजायर फॉर ग्रेटर एसोसिएशन इंडिया। सिक्किम ने कहा नहीं, आपको अलग नहीं रहना, आप हमारे साथ जो है इसको ले लो। 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या हुआ, इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, जहाँ पे इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन सिक्किम को एक स्टेट एसोसिएट स्टेट ऑफ यूनियन बना दिया गया। For this purpose, a new article 22A and a new schedule 10th schedule containing the term and condition of association were inserted in the constitution. The experiment, however, did not last long and could not fully satisfy aspirations of सिक्किम। ये ज्यादा दिन नहीं चला। उसके बाद एक रिफरेंडम हुआ 1970 में, सिक्किम के जो भी रहने वाले थे उनको बोला गया आप क्या चाहते हो, तो दे वोटेड फॉर एबोलिशन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ छोगेल एंड सिक्किम बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो उन्होंने किया नहीं, आपका जो इंस्टीट्यूशन छोगेल ने किया था वो खत्म कर देते, हम लोग पूरा इंडिया का पार्ट हो जाएंगे। तो फिर 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया 1975, जहां पे इंडिया को फुल्ली स्टेट बना लिया गया और ये बन गया 22nd स्टेट। The amendment of first and fourth schedule of the constitution added a new article 371F दिया गया सिक्किम को एडमिनिस्ट्रेशन रखने के लिए। It also repeat article 2A and 10th schedule which were added, इसको भी खत्म कर दिया गया। फिर आता है देखो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। 1987 में द न्यू स्टेट ऑफ मिजोरम, 14th अरुणाचल प्रदेश एंड 15th गोवा केम इनटू बीइंग। 23rd 24th एंड 25th आपका बना। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये सब बेकार है, ये नंबर हटा दो। न्यू स्टेट मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा 23rd 24th एंड 25th स्टेट इंडिया का बन गया। द यूनियन टेरिटरी ऑफ मिजोरम वाज कन्फर्ड स्टेटस ऑफ फुल स्टेट दे दिया उनको सेटलमेंट करके मिजोरम पीस एक्ट अकॉर्डिंग 1986 में विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मिजो नेशनल फ्रंट एंडिंग द 2 डिकेड जो इंसर्जेंसी है सब खत्म हो गया। अरुणाचल आल्सो बीन अ यूनियन टेरिटरी फ्रॉम 1972। द स्टेट ऑफ गोवा वाज क्रिएटेड बाय सेपरेटिंग द टेरिटरी ऑफ गोवा फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें भी क्या है, गोवा को बना दिया गया, अरुणाचल प्रदेश स्टेट बना दिया गया और अरुणाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड, देखो 2000 को 3 नए स्टेट बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। मध्य प्रदेश को टेरिटरी ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से तोड़ के जो है आपका छत्तीसगढ़ बनाया गया, उत्तर प्रदेश को तोड़ के उत्तराखंड एंड बिहार से झारखंड, और दे बिकम 26, 27 एंड 20 स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी। फिर आता है तेलंगाना 14 में, न्यू स्टेट तेलंगाना जो है 29 स्टेट बना यूनियन टेरिटरी। इट कार्व्ड आउट द टेरिटरी ऑफ आंध्र प्रदेश से बना। आंध्र प्रदेश एक्ट 1953 फॉर्म फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया। उस टाइम आंध्र था, लेकिन तेलुगु स्टिंग और मद्रास नाउ तमिलनाडु। Kurnool was the capital of Andhra state and the High Court was established at Guntur. The State Reorganization Act 19 March Telugu speaking area of Hyderabad state to Andhra state to the enlarged Andhra बनाया गया। Capital of the state was shifted to Hyderabad. Capital of state to Hyderabad को शिफ्ट कर दिया। तो देखो ये बैकग्राउंड है बेसिकली, ये तेलंगाना का बैकग्राउंड है, कब क्या आंध्र प्रदेश स्टेट बना ये है। उसके बाद अगेन आंध्र प्रदेश रिओर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों को जो है डिवाइड कर दिया। अब आता है देखो ये रिसेंट जो 2009 में हुआ, जम्मू एंड कश्मीर को जो है पहले आपका स्पेशल उसको प्रोविजन मिलता था आर्टिकल 370 में, फिर गवर्नमेंट ने इसको क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन जम्मू ऑर्डर 2009 अमेंडमेंट लेके आया, ये एबोलिश कर दिया गया, प्रेसिडेंट जो ऑर्डर था उसको एबोलिश कर दिया गया। और उसके बाद क्या है, The 2009 order extend all provision of Constitution of India to Jammu and Kashmir also। सब कुछ जम्मू एंड कश्मीर में जो पूरा आर्टिकल 370 के लिए रोक लगा था, सब कुछ उसको खत्म करके, वो भी एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था, उसको हटा दिया गया। अब जो है पूरा रूल्स रेगुलेशन जो लगते हैं वो पूरा चले जाएगा अभी जम्मू एंड कश्मीर में, और इनऑपरेटेड हो गया एंड रिमेन द टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कंटिन्यू टू रिमेन द टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जम्मू एंड कश्मीर रिओर्गनाइजेशन एक्ट 2000 बाइफरकेट क्या कर दिया, देखो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू सेपरेट यूनियन टेरिटरी, एक जम्मू एंड कश्मीर बना दिया और एक लद्दाख बना दिया। ठीक है, तो दो बंटवारे कर दिए, स्टेट को तोड़ के दो यूनियन टेरिटरी बना दिया। द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंप्राइज ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आर्ट्सवेल स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर में जो था एक्सेप्ट कारगिल एंड ले छोड़ के, व्हिच हैज गॉन टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। लद्दाख के पास कारगिल एंड ले डिस्ट्रिक्ट आ चुका है। दस द नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी क्या हुआ, from 14 to 6 in 1956, 28 and 29 in 2009 respectively। 28 states हो चुके हैं और आज के डेट में 9 यूनियन टेरिटरीज है। चेंजेस ऑफ नेम कब कब हुआ ये भी थोड़ा सा देख लो।
United Province was the first state to have a new name. It was renamed Uttar Pradesh in 1950. 1969 को मद्रास को तमिलनाडु कर दिया गया. 1973 को मैसूर को कर्नाटक कर दिया. और इन द सेम ईयर 1973 में लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड एमनदीव आइलैंड को लक्षद्वीप कर दिया गया. 1992 को यूनियन टेरिटरी दिल्ली को कर दिया गया नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली और ये फुल फ्लेजेड स्टेट बना दिया गया कॉन्फर्ट बाय द 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991. मतलब इससे पहले क्या दिल्ली का जो है टेरिटरी ऑफ दिल्ली उसका नाम भी चेंज कर दिया नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली और आपको ये फुल फ्लेजेड स्टेट भी बना दिया गया. ठीक है. 1926 उत्तरांचल को रिमेन कर उत्तराखंड एंड इन द सेम ईयर पौंडीचेरी को भी पुडुचेरी कर दिया गया. 2011 को उड़ीसा को रिनेम कर दिया उड़ीसा. तो ये आपका चेंजेस है. एक बड़ा बहुत बड़ा जो है एक टॉपिक है. तो वीडियो को अच्छे से 2-3 बार देख लेना. जहाँ पे कुछ फैक्चुअल था वो मैंने इसे ही रीड आउट कर दिया. आपको समझाने की जरूरत नहीं था. जहां जहां समझाने की जरूरत है मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूं. वीडियो को अच्छे से सुन लो तो आपका क्लियर हो जाए. चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.